हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम अध्याय 5 में हैं, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन या सतह रसायन। इस अध्याय में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो अधिशोषण के ऊपर है। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सारे अधिशोषण मतलब एड्जॉर्प्शन के ऊपर थे। ठीक है, आज हम अधिशोषण के सबसे लास्ट टॉपिक को करेंगे, जिसमें अधिशोषण समतापी वक्र क्या है और फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र क्या है, इसको समझाना है। ठीक है, तो हालांकि ये जो है अलग से टॉपिक नहीं दिया गया है, बट ये जो है अधिशोषण के अंतर्गत ही है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। और अधिशोषण के लिए ये सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है हम कोलाइड या कलिल अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। वो कलिल और कोलाइड अवस्था जो है वो 2-3 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएंगे, तो अध्याय 5 भी 2-3 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अधिशोषण समतापी वक्र क्या है। ठीक है, और फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए, अधिशोषण की मात्रा x/m, ठीक है, ये x है, ये m है। अधिशोषण की मात्रा x/m और p दाब P के बीच आरेखित ग्राफ को क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी वक्र। किसके किसके बीच? x/m और P के बीच का जो ग्राफ होगा उसको क्या कहा जाता है? समतापी वक्र कहते हैं। ठीक है, या फिर वह गणितीय व्यंजक अथवा वक्र जो निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब P तथा 1 ग्राम ठोस अधिशोषक में अधिशोषित अधिशोष्य के द्रव्यमान में संबंध को दर्शाता है। ये जो है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला क्या रहता है? अधिशोषक। ठीक है, ये क्या है? अधिशोषक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस है। ठीक है, यहाँ पे कोई गैस जो आ रही है अधिशोषित हो रही है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अधिशोष्य कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ये जो अधिशोषक क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है, ये बार बार आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जिसमें कोई चीज़ जो है जाके चिपकती है, उसकी पृष्ठ सतह पर चिपकती है, उसे क्या कहा जाता है? अधिशोषक। और जो पदार्थ जो है वहाँ पे जाके अधिशोषित होता है उसको क्या कहते हैं? अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि वह व्यंजक या वक्र जो निश्चित ताप पर, ठीक है, ताप कैसा होगा? निश्चित होगा। गैसीय अधिशोष्य के दाब P, मतलब इस जो गैस होगा इस पर कौन सा दाब लगाएगा जाएगा? P दाब लगाया जाएगा। ठीक है, तो अधिशोषित होने वाली जो गैस होगी उस पे P दाब लगाकर ठोस अधिशोषक में अधिशोषित अधिशोष्य के द्रव्यमान में संबंध दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अधिशोष्य, मान लीजिए कोई भी गैस है, उस पर हम प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? ये जो अधिशोषक है, ठीक है, 1 ग्राम जो अधिशोषक होगा, ठीक है, 1 ग्राम ठोस अधिशोषक, इसका मान लीजिए क्या है? 1 ग्राम ये ठोस अधिशोषक है। तो इसमें ये जितना ज़्यादा अधिशोषित होगा, इसका जितना द्रव्यमान जो है अधिशोषित होगा, उसके द्रव्यमान के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर जितना ये वाला जो गैस है अधिशोषित होगा तो उसके द्रव्यमान के बीच में क्या दिखाता है? ये संबंध बताता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। ठीक है, वही है, मतलब कितना द्रव्यमान को किस में हमने यहाँ पे लिया है? x/m। ठीक है, अधिशोषण की मात्रा मतलब द्रव्यमान। ठीक है, और दाब हम जो अधिशोषित कर रहे हैं जिस गैस को, ठीक है, उस पर क्या लगा रहे हैं? हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो इसमें कितना ज़्यादा अधिशोषित हुआ और कितना प्रेशर लगाया गया, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा उसको क्या कहा जाएगा? समतापी वक्र कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी तथा लैंग्यूमर अधिशोषण समतापी 2 प्रमुख अधिशोषण समतापी हैं। इसमें हम फ्रेंडलिच को पढ़ेंगे। तो फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र क्या है? यह अधिशोषण समतापी तब लागू होता है जब अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की एक आणविक परत बनाती है। ठीक है, मान लीजिए ये अधिशोषक है, इस अधिशोषक की सतह पर जो भी अधिशोषित गैस होगा वो केवल एक आणविक परत बनाएगी। ठीक है, ये एक आणविक परत बना लिया। ठीक है, यह समतापी प्रयोगात्मक परिणामों पर आधारित समीकरण है। ठीक है, मतलब
इसको किस बेस पे बताया गया है, प्रयोग करके बताया गया है, ठीक है। तो ये प्रयोगात्मक परिणामों के ऊपर बेस्ड है। इसका कोई गणितीय आधार फ्रेंडलिच ने नहीं दिया था, ठीक है। इसका कोई मैथमेटिकल कंक्लूजन नहीं निकाला गया था। यह पाया गया था कि कम दाब पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए दाब कैसा होना चाहिए, कम दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। मतलब जितना दाब बढ़ाएंगे अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि अगर दाब कम हो तो अधिशोषण की मात्रा दाब के क्या हो जाती है, समानुपाती होती है, ठीक है। मतलब इसको अगर दाब को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण भी क्या होगा, बढ़ेगा। किंतु ये जो है कम दाब के लिए है। अगर हम दाब को और ज़्यादा बढ़ाएं, मतलब बढ़ाते बढ़ाते अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, ये तो ठीक है कि दाब हमने बढ़ाया तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन वो कब होगी, कम दाब पर। लेकिन अगर जो दाब है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, हम बढ़ाते बढ़ाते बहुत ज़्यादा दाब लगा दे रहे हैं, तो अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले जब ये कम दाब पर था तो अधिशोषण भी क्या हो रहा था, अच्छा खासा था, मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं तो क्या हो जाता है, दाब जो है जो अधिशोषण जो होगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा दाब बढ़ा देंगे तो उसका अधिशोषण की मात्रा का दाब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब दाब का अधिशोषण की मात्रा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए यदि हम m ग्राम अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाली अधिशोष्य गैस x ग्राम हो तो, ठीक है, m कौन है, अधिशोषक है, ठीक है, m ग्राम कौन है, अधिशोषक लिए हैं, उस पर जो गैस अधिशोषित हो रही है उसको कितना लिया गया है, x ग्राम लिया गया है, ठीक है। मतलब ये m ग्राम है ये वाला, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये m है और ये क्या है, x है, ठीक है। तो कम दाब पर, अगर दाब क्या हो, कम हो, ठीक है, तो ये है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर दाब कम हो तो क्या हो जाएगा, x/m प्रोपोर्शनल P1, ठीक है, क्योंकि ये कम दाब के लिए, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, स्थिरांक लगाएंगे, यहाँ पे P1 ऊपर में लिख लीजिएगा, नीचे में नहीं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिए और स्थिरांक लगा दिए। अब ये तो सेकंड कंडीशन लेते हैं हम उच्च दाब पर, ठीक है। तो उच्च दाब पर क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि अधिशोषण की मात्रा जो है दाब पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए हमने क्या किया, P के ऊपर में 0 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये अधिशोषण की जो मात्रा है ये उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिया गया, ठीक है। सेम चीज़ है, बस यहाँ P के ऊपर 0 लगा दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है उसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, स्थिरांक लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमने स्थिरांक लगा दिया, प्रोपोर्शनल का साइन देखिए हट गया हम। अब देखिए दाब के बीच के मानों के लिए, ठीक है, 2 दाब आए हैं हमारे पास, एक जो है P1 दाब है और एक जो है P0 दाब है, ठीक है। तो ये जो है P पर घात का मान 1 से 1 व 0 के बीच होगा, ठीक है। तो दाब के छोटे परास के लिए, ठीक, कैसे के लिए, छोटे परास के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस बार अब लिखेंगे P1/n लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो दाब है वो 2 है, यहाँ पे एक 1 है और एक 0 है, ठीक है, या फिर एक 0 है एक 1 है, तो 1 से 0 के मध्य ही होगा। तो हमको अगर छोटा वाला दाब लेना है, कम दाब के लिए क्या करेंगे हम, छोटे परास के लिए यहाँ पे x/m प्रोपोर्शनल P, उसकी घात क्या ले लेंगे, 1/n लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है उसका सिंबल हटाकर हमने क्या लगाया है, स्थिरांक लगाया है, के स्थिरांक लगाया है, बाकी सब वैसी है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो समीकरण 3 जो है फ्रेंडलिच का अधिशोषण समतापी वक्र है, ये जो है हमारा यहाँ तक, ठीक है। समीकरण 3 का जो है लघु गुणक लेंगे, लॉग लेंगे, दोनों साइड पे लॉग लेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया, लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n, ठीक है, ये 1/n लॉग p, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम x/m के बीच में ग्राफ खींचेंगे, x/m और p के, ठीक है, यहाँ पे p लिख लीजिएगा, x/m तथा p के बीच में ग्राफ खींचे तो इस तरह से हमको कर्व मिला, ठीक है। तो समीकरण 4 के अनुसार लॉग
एक्स अपॉन एम और लॉग पी के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये तो हुआ हमारा सिर्फ एक्स अपॉन एम और पी के बीच अगर हमको ग्राफ मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा, लेकिन उसमें जब लॉग रहेगा, लघु गुणक रहेगा, तो देखिए एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल जो है 1/n के बराबर होगा और लॉग के जो होगा अंतःखंड होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ग्राफ को। कुछ इस तरह का हमको ग्राफ जो है प्राप्त होगा। ये log x/m और p के बीच में यहाँ पे ये लिखना है log p। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमको जो मिला वो उसमें ढाल क्या है 1/n है और अंतःखंड क्या है log k है। ठीक है।